जॉर्डन पीटरसन, जो कि एक ब्रिलियंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं, अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में जिंदगी जीने के कुछ ऐसे रूल्स बताते हैं जो हमें एक डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज लाइफ से एक ऑर्गेनाइज लाइफ में एंटर करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए इन रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, खुद को उस इंसान की तरह देखें जिसकी हेल्प करना आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, आपको हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की और ये सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर मैंने अपनी देखभाल अच्छी तरह की होती तो आज मेरी लाइफ कैसी होती। खुद को उस आदमी की तरह देखना जिसकी मदद करना आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात का मतलब है कि इस बारे में सोचना कि आपके लिए वाकई में सबसे अच्छा क्या होगा। लेकिन ये जो आप चाहते हैं वो नहीं है, और ना ही वो है जिससे आपको खुशी मिलेगी। जैसे अगर आप किसी बच्चे को कुछ मीठा खाने को देते हैं तो इससे उसे खुशी मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मीठा ही उस बच्चे के लिए अच्छा है। खुशी का मतलब किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। अगर यही बच्चा आपका खुद का बच्चा हो तो आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि वो रोज सुबह शाम दांत साफ करे, ठंड के मौसम में जरूरी कपड़े पहने, भले ही इन कामों से उसे खुशी मिले ना मिले। ख्याल रखने की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। ये डिफाइन करना होगा कि मुझे कैसा बनना है, अपनी आइडेंटिटी को निखारना होगा, अपनी मंजिल तय करके अपने एग्जिस्टेंस में क्लैरिटी लानी होगी। और ये सब करने की शुरुआत हमें करनी होगी खुद से उस इंसान जैसे बिहेव करके जिसकी हेल्प करना हमारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल नंबर 2, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। जब दो लॉबस्टर आपस में फाइट करते हैं तो जो लॉबस्टर जीतता है वो जीतने के बाद अपना सीना चौड़ा और कंधे ऊंचे करके एक बोल्ड पोस्चर अपना लेता है। और जब ये लॉबस्टर इस पोस्चर में आता है तो इसकी ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच प्रेजेंट एक केमिकल जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, उसका अमाउंट काफी बढ़ जाता है और एक दूसरे केमिकल ऑक्टोपेमिन का अमाउंट कम हो जाता है। असल में इन दोनों केमिकल का रेशियो ही एक विनर लॉबस्टर के दिमाग को एक लूजर लॉबस्टर के दिमाग से अलग करता है। पर हम इन लॉबस्टर की बात क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यही दो केमिकल्स हमारे न्यूरॉन्स के बीच भी प्रेजेंट रहते हैं। और जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, बोल्ड होता है, उसमें सेरोटोनिन का अमाउंट ज्यादा होता है, और ये होता है उसके बॉडी पोस्चर से। कोई भी विनर कभी भी झुका हुआ ढीला ढाला पोस्चर नहीं अपनाता। तो इसीलिए जॉर्डन पीटरसन के अकॉर्डिंग लाइफ का अगला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। डिप्रेस्ड इंसान को जो दवाइयां दी जाती हैं वो सेरोटोनिन इनहिबिटर्स ही होती हैं, ताकि वो दोबारा से कॉन्फिडेंस गेन करे और लाइफ में आगे बढ़े। अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े होने का मतलब है जिंदगी की टेरिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोल्डली संभालना, बजाय उनसे हार के ढीला ढाला पोस्चर अपनाने के। इसका मतलब है अपनी अनऑर्गेनाइज्ड कैपेसिटीज को एक जिंदगी जीने लायक दुनिया की रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना। इसका मतलब है कि अपने बचपन के अनकॉन्शियस सेल्फ के एंड को एक्सेप्ट करना, जिसमें बॉर्डर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी और मौत की समझ बहुत कम होती है। इसीलिए अपने फिजिकल पोस्चर पर ध्यान दें, कंधे झुकाकर चलना और हारा हुआ दिखना बंद करें, गर्दन सीधी करके चलें और अपनी नजर को बिल्कुल क्लियर रखें। निडर होने की हिम्मत दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने शरीर के न्यूरल पाथवे में सेरोटोनिन के इंडिपेंडेंट फ्लो को बढ़ाते हैं। रूल नंबर 3, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि दूसरों से। यार, पुराने टाइम में लोग जब बहुत से गांवों में रहते थे तो किसी भी चीज में एक्सीलेंट होना आसान था, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था और लोग एक छोटे एरिया तक ही सीमित रहते थे और उसी एरिया में हुई अपनी ग्रोथ को सक्सेस मानते थे। जैसे अगर कोई अच्छा टीचर है तो दूर दूर तक उसे शायद ही कोई खुद से अच्छा दिखता था, क्योंकि तब उतने स्कूल्स ही नहीं थे। इस वजह से वो टीचर एक विनर की तरह कॉन्फिडेंट रहता था। पर आज लगभग पूरी दुनिया डिजिटल मीडियम से एक साथ जुड़ी हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। पर इससे हुआ ये है कि हम किसी भी काम में कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, हमें खुद से अच्छा कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाएगा। अगर कोई 20 साल का लड़का 30 की एज तक फाइनेंशियली फ्री होने का एम बनाता है और उस पर काम करना शुरू भी कर देता है, तो उसे ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जो 22-23 की एज में ही ये अचीव कर चुके हैं। अब ये सिचुएशन उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकती है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ये सोचने लगे कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। सक्सेस का मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। सक्सेस कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अगर आप कल जो थे उससे बेहतर आज हो तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो। हम सक्सेस को मनी से इक्वेट करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि मनी इज अ मैन मेड थिंग। खुद को अच्छा देखने के लिए हमें अपनी तुलना औरों से मॉनिटरी या किसी भी एस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है। हमें ये खुद के पास्ट सेल्फ से कंपेयर करना है। देखो, ट्रू लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज गोललेस थिंकिंग। ये किसी सिंगल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए नहीं है, ये एक एंडलेस रिफाइनमेंट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की साइकिल है। अल्टीमेटली ये हमारी कमिटमेंट है 1% इंप्रूवमेंट से। हम कल जो थे आज उससे 1% बेटर होना है और ऐसे अच्छा बनते चले जाना है।
अभी ये लाइंस मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से बताई। अगर आप कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए इस बुक की वीडियोस को जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। रूल नंबर 4, जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना लें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में किसी दूसरे की सक्सेस देखकर खुश होते हैं। हम सभी के दोस्त होते हैं, पर जब हमें कोई ऐसा मिले जो हमारा बेस्ट पोटेंशियल लाने में हमारी हेल्प करे तो उन्हें अपना दोस्त बनाने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वो कोई टीचर हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब हम वाकई में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो इससे हमारी ही जिंदगी और आसान होती है। रूल नंबर 5, दुनिया की बुराइयां करने से पहले अपना घर संभालें। अभी ये चीज आपने बहुत बार देखी होगी कि लोग सरकार को, दूसरे लोगों को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं और खुद की कमियां भूल जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोदी रोजगार तो बहुत ट्रेंड कर रहा था, जबकि हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम गवर्नमेंट पे, घर वालों पे, परिवार पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर सरकार सरकारी नौकरियां नहीं दे रही है तो बजाय उन्हें ब्लेम करने के हमें खुद जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ये हमारी ही कमी है कि हम बने बनाए सिस्टम पर ही चलते हैं और सिस्टम हटते हुए दिखता है तो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। बजाय इसके हमें खुद अलग अलग चीजें सीखने की जरूरत है और दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की जरूरत है। रूल नंबर 6, वो काम करो जो मीनिंगफुल हो, ना कि वो जो सुविधाजनक हो। यार हमारी लाइफ में एक सेंस ऑफ लैक होता है। जैसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, एक दिन मर ही जाना है, आखिर क्यों मिली है ये जिंदगी मुझे। तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक्स इंसान की जिंदगी का कोई वाई पर्पस हो तो उसे अचीव करने के बाद क्या, अब उसे कोई और पर्पस चाहिए। तो इसीलिए द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सिंपली लिव। पर इस आंसर से वो जो खालीपन है, जो फीकापन है, वो पूरा नहीं होता। तो इसे पूरा करने के लिए चाहिए एक गोल। अब बहुतों का गोल भी होगा पर फिर भी जिंदगी बेकार सी लगती होगी। तो इसका रीजन यही है कि गोल मीनिंगफुल नहीं है। हम में से बहुतों का गोल होता है बस एक डिसेंट जॉब, पर जॉब अपनी सुविधा के लिए है। हाँ, इसका या इनकम सोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ इसी के लिए जीना इस स्टेटमेंट का उल्टा है, जिसकी वजह से लाइफ फीकी लगती है। हमें कुछ मीनिंगफुल करने की जरूरत है। जैसे अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने बताया है कि वो हिटलर की कंसंट्रेशन कैंप में कैद थे और फिर उन चुनिंदा लोगों में से एक बने जो बहुत दर्द झेलने के बाद भी उन कैंप से जिंदा बाहर निकले। विक्टर इसका रीजन बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में जिस चीज ने उन्हें जिंदा रखा वो थी उनकी एक बुक, जिसे वो कैद होने से पहले लिख रहे थे, पर जब वो कैद हुए तो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया, इस बुक के पेजेस भी। ये बुक उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। इस बुक से विक्टर दुनिया को अपनी लाइफ लर्निंग देना चाहते थे। इसे लिखने का मकसद ही था जो उन्हें कैंप से निकलकर पूरा करना था। वो जब कैंप में थे तो खुद को बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए इमेजिन करते थे। ये काम उनके लिए मीनिंगफुल था। इससे उन्हें लगता था कि मैं दुनिया में कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। इस मकसद से उन्हें पावर मिली और वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सरवाइव कर गए। इसीलिए लाइफ का अगला रूल है कि वो काम करो जो मीनिंगफुल हो, ना कि वो जो सुविधाजनक हो। क्योंकि अगर विक्टर भी कंसंट्रेशन कैंप में लग्जरीज के बारे में सोचते, आरामदायक जिंदगी के बारे में सोचते, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि उस वक्त की उनकी रियलिटी की वजह से वो और ज्यादा दुखी हो जाते। रूल नंबर 7, हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। इस रूल को आप खुद से की हुई बातचीत में अप्लाई करें तो ये एक बहुत ही पावरफुल रूल है। हम में से हर कोई छोटे मोटे झूठ तो बोलता ही है और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें पता होता है कि क्या करना सही है, पर फिर भी हम गलत काम करते हैं। अगर आप खुद को धोखा देते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं, तो असल में आप अपने कैरेक्टर को कमजोर बना रहे होते हो। जब आपका कैरेक्टर कमजोर होता है तो अपोजिट सिचुएशंस आपको तुरंत हरा देती हैं और जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस तो आती ही हैं। अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए तो सच बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी विचारधारा से बुरी तरह चिपके रहते हैं तो सच बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद को कमजोर, हताश, ठुकराया हुआ या उलझन में महसूस करते हैं तो सच बोलने की कोशिश कीजिए। हेवन में हर कोई सच बोलता है और यही तो खासियत है जो उसे स्वर्ग बनाती है। इसीलिए हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। रूल नंबर 8, जब आप किसी से बात करें तो ये मानकर चलें कि वो इंसान कुछ ऐसा जानता है जो आपको पता नहीं है। इस दुनिया में इतनी सारी नॉलेज है कि अगर हम खुद 1% भी सीखने बैठे तो हमारी जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी।
इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि दूसरे जो कुछ अच्छा जानते हैं हम उनसे वो चीजें सीखें। एक बड़ा फेमस क्योट है कि एवरी पर्सन इज अ वॉल टू एक्सप्लोर। अगर हम लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुने और ये मानकर चलें कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे पता नहीं है, तो असल में हम एक अच्छे लिसनर बनेंगे। और वो इंसान जो दूसरों की बातें उनके साथ बैठ के सुनता है, उसे हर कोई पसंद करता है। आप खुद का ही केस ले लीजिए। आपके पास ऐसा कितना कुछ होगा जिसे आप किसी को बताना चाहते हैं, पर शायद ही कोई होगा जो सुनना चाहता है। तो अगर हम अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करें कि हम जब किसी से बात करें तो ये मानकर चलें कि वो कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते, तो ये कन्वर्जेशन उस दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजेदार होगी और हमें हर कोई पसंद करेगा। इवन ऑथर लिखते हैं कि उनके पास आए दिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। इनमें से बहुत से लोगों के लिए ऑथर सिर्फ उनकी बातों को सुनने का जिम्मा उठाते हैं और काफी सारे पेशेंट्स की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। रूल नंबर 9, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच, यानी सटीक और स्पष्ट शब्दों का यूज करें। जरा सोच कर देखो कि अभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो क्यों? शायद क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी और आपके समझ आ रही होगी। पर अगर मैं बार बार कोई सिंपल सी लाइन बोलने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और हैवी वर्ड यूज करता और अनकॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन को सोफिस्टिकेटेड बना देता, जैसा अभी अभी मैंने किया, तो आप तंग आकर इस वीडियो को कब के बंद कर देते। नाउ ऐसा ही होता है जब हम अपनी सिंपल सी बात बहुत घुमा फिरा देते हैं। हमें पिछले रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा लिसनर तो होना ही चाहिए, पर हमारी भी कुछ बातें होती हैं जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं, और अगर हम क्लियर और प्रिसाइज वर्ड्स का यूज ना करें तो हमें कौन सुनेगा और हम अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे। इसीलिए टू मेक पीपल लाइक यू, आपको इन 2 रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 10, अपने बच्चों को ऐसा कुछ ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। अभी ये रूल पेरेंट्स के लिए है और इस चैनल की मैक्सिमम ऑडियंस यूथ है, तो आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे, जो कि है रूल नंबर 11। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परेशान ना करें। ये रूल असल में हमारे रिस्क एपेटाइट और एडवेंचर के लिए हमारी चाह को बनाए रखने के लिए है। जो बच्चे स्केटबोर्डिंग करते हैं वो सीढ़ियों की पतली रेलिंग पर स्केटबोर्ड ले जा लेते हैं, जो काफी रिस्की है, पर उन बच्चों के लिए ये करने की खुशी गिरने के डर से बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वो ऐसा कर पाते हैं। अगर उन्हें ऐसा करने ना दिया जाए या खुद को ही हम थोड़े थोड़े रिस्क से दूर रखें तो असल में हम अपना ही पोटेंशियल गिरा देंगे। हम बस स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, एक जॉब के पीछे भागते हैं, पर कुछ अलग, कुछ हटके ट्राई तो करना चाहिए। हू नोस कि क्या हो जाए। इसीलिए जब आप स्केटबोर्डिंग करना चाहो तो खुद को रोको मत। और हाँ, ब्रिलियंट थिंकिंग रेयर है, बट करेज उससे भी कम अमाउंट में है। रूल नंबर 12, जब रास्ते में कोई बिल्ली नजर आए तो उसे पाल लें। ये रूल सिंबलाइज करता है कि हमें लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशियां ढूंढनी चाहिए। हाँ, ये सच है कि लाइफ एक सफरिंग है, जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता। हमें पूरे एफर्ट्स के बावजूद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, तो ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए। लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट से खुशी बटोरनी चाहिए और जिंदगी को जीना चाहिए। जैसे हम अपने पेट्स के साथ हंसते खेलते हैं, वैसे ही लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स में हंसते खेलते रहना चाहिए। तो यही वो 12 रूल्स थे जो हमें एक डिस्टर्ब लाइफ से बचा सकते हैं और एक अच्छी और ऑर्गेनाइज लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। ये बुक काफी डीप कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक है, इसीलिए मियरली इन रूल्स को जान लेने से हम इन्हें फॉलो नहीं कर सकते। हमें इनके एसेंस को अच्छे से एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, जो कि सिर्फ इस बुक को पढ़ के ही हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी बुक्स को जरूर पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये बुक उन्हीं में से एक है और इसे पढ़ने के लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खरीद सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी फ्री बुक भी पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।